देखिए STN की खास चर्चा। STN टॉक शो। सिर्फ STN टुडे पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं STN टॉक शो। मैं हूं आपके साथ हिंदू। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ी हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ईशा यादव। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका प्रेरणा का स्रोत क्या रहा, कैसे आप यहाँ पर आई? एक्चुअली मैं दिल्ली में लॉ ऑफिसर की जॉब में करती थी, तो उस टाइम मेरे टेबल पर एक दिन एक न्यूज़पेपर मैंने देखा जी। तो उसमें मैंने साइड में कहीं देखा न्यूज़पेपर में कि कोटा में आए दिन कितने सुसाइड्स होते हैं, उस पर एक आर्टिकल मैंने देखा। तो उसके लिए उत्सुकता जागी कि ऐसा भी होता है क्या कि किसी जगह पे दिन के 2-2, 3-3 सुसाइड्स होते हैं जी। तो और मैं शॉक थी ये देख के कि या तो न्यूज़ में कुछ गलत दिखाया जा रहा है, या यदि ऐसा कुछ है तो फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। तो मैंने नेट खंगाला, पूरा इंटरनेट पे मैंने सर्चिंग किया कि ऐसा क्यों होता है। वहाँ पे बहुत सारे रीजंस निकल के सामने आए। फिर मैंने सर्च किया कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या कि जो इस पे काम करता है, या इंडिया में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सुसाइड पे काम करता है। मुझे लगा शायद कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे अनाथ बच्चे हैं, या जो बेरोजगार है, या जो अशिक्षित हैं, इन सब पे लोग काम करते हैं। गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है और गवर्नमेंट भी इनको प्रोत्साहित करती है कि आगे कैसे इनकी पढ़ाई और अनाथ बच्चों के लिए क्या किया जाए। तो मुझे लगा शायद कोई ना कोई इस पे काम करता होगा। पर जब मैंने ये देखा नेट पे ऐसा कुछ नहीं आया तो दिल बड़ा दुखी हुआ कि जी। इस मुद्दे पे ऐसा क्या है कि कोई काम करना नहीं चाहता। मुद्दा ये था, मैंने बहुत सारे लोगों से फिर बात की इस पे, मैंने सबकी राय जानी, मेरे ऑफिस में मैंने बातें की। तो सबने मुझे ये बताया कि कोई बड़ी बात नहीं है, सुसाइड तो पूरे इंडिया में होते हैं। आप दिल्ली में ही ले लीजिए, इतने IAS के स्टडी के लिए, कोचिंग के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो सभी सुसाइड्स यहाँ दिल्ली में भी आए दिन होते हैं जी। लेकिन मुद्दा ये नहीं था कि सुसाइड्स आए दिन पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं होते हैं। मुद्दा ये था कि एक बच्चा जो 10th पास करके यहाँ पे आता है और वो डिप्रेशन में आ जाता है। एक 14-15 साल का बच्चा, उम्र क्या होती है, एक जब हम 14-15 साल के थे तो ये होता था कि मैं बड़ी होके ये बनूंगी, मुझे ये बनना है, ये करना है, तो दिमाग में सपने चलते थे। लेकिन एक बच्चा जिसके दिमाग में सपने नहीं, मौत चल रही है कि मुझे कैसे सुसाइड करना है, तो ऐसी सिचुएशन क्यों आती है कि वो कोटा में ही आके बच्चे के दिमाग में ये क्यों आता है मुझे सुसाइड करना है। मैम, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कितने समय से आप इस चीज़ के लिए काम कर रही हैं? मैं पिछले 2 साल से इस पे काम कर रही हूँ। मैं 2017 से इस पे काम कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि अभी मैंने जो देखा, फिर मैंने मेरा जॉब रिज़ाइन किया और मैंने फिर इस पे अपनी पूरी जोर शोर से मैंने इस पे काम करना शुरू किया कि मुझे कैसे क्या करना है। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिंदगी एक प्राथमिकता फाउंडेशन। जिंदगी एक प्राथमिकता फाउंडेशन मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने इंडियन ट्रस्ट एक्ट में उसको रजिस्टर्ड कराया और फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो मैम, क्या लगा आपको इस क्षेत्र में आने के बाद, कोटा में आने के बाद, कि सुसाइड के ज़्यादातर कारण क्या है? एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मैं लोगों से मिली, मैंने स्टूडेंट से भी मैंने बात करी, और यहाँ के जो मेन कोचिंग है, हॉस्टल एसोसिएशन है, यहाँ का प्रशासन है, मैंने सबसे बात करने की कोशिश की, सबसे ये जानने की कोशिश की कि आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे रहते हैं, आपको पता होगा कि ये सुसाइड्स क्यों होते हैं। तो यही चीज़ें, सिर्फ एक रीज़न मुझे बताया गया कि पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है और वो सुसाइड कर लेता है, कि स्टडी का रीज़न। तो सुसाइड का क्या हॉस्टल में सही एटमॉस्फेयर ना मिलना, ये भी एक कारण? लेकिन यहाँ मैंने जैसे इस पे मैंने ग्राउंड पे काम करना शुरू किया तो मेरे सामने 99 और रीजंस भी निकल के सामने आए। हमें जो 100 में से एक रीजन बताया जाता है, 99 और निकल के सामने आए थे, जिसमें हॉस्टल, कोचिंग सभी इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। जो हॉस्टल्स में आप जाके देखिए, प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है, यदि है तो उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो आपने गाइडलाइन बनाई है और वो बना के आपने टेबल पे रख रखी है, तो किसी काम की नहीं है। तो आप किसे जिम्मेवार मानेंगी आत्महत्याओं के लिए जो स्टूडेंट्स करते हैं? मैं इसमें सबसे ज़्यादा मैं यहाँ के प्रशासन को जिम्मेदार मानती हूँ जी, कि वो लोग बच्चों की सिक्योरिटी को लेके कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इतने सुसाइड होते हैं आए दिन। इवन अब तो सुनने में आता है कि बच्चे ने हॉस्टल के कोचिंग के कैंपस में सुसाइड कर लिया, बिल्डिंग से छलांग लगा दी, वॉशरूम में जाके बच्चे ने हैंग कर लिया। तो ये सोचने के विषय हैं। जी,
तो इस क्षेत्र में आपका अगला कदम अब क्या होगा? अगला कदम यही है कि मैंने अपने लेवल पे काफ़ी एफर्ट्स इसमें किए हैं, काफ़ी मैंने काम किया है इस पे, बट मुझे प्रशासन की तरफ से और जो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो अभी मैं मेरे लेवल पे जितना बेटर कर सकती हूँ, मैं बच्चों तक जाती हूँ, मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ। और अभी मेरे पास 10,000 बच्चों का ऐसे 10,000 बच्चों का डेटा है जिनको हमने मोटिवेट किया है। 13 ऐसे बच्चे हैं जिनका डेटा है जिन्होंने हैंग कर लिया था खुद को, और हमने ऑन द स्पॉट सूचना मिली और हम पहुंचे, हमने उनको बचाया है। तो ये किस प्रकार से किया आपने, आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैं हॉस्टल टू हॉस्टल जाती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनकी समस्याएं जानती हूँ, मैं फीडबैक्स लेती हूँ जब वहाँ से आती हूँ हॉस्टल से बच्चों से मिलके। तो फीडबैक्स में बच्चे यदि फ्रस्ट्रेट हैं, फ्रस्ट्रेशन के ऑप्शन को यदि फिल करते हैं तो मैं उन बच्चों को अलग से बुला के भी बात करती हूँ उनसे, और उनके फ्रेंड्स को, सबको, रूममेट्स को, क्लासमेट्स को अवेयर रहने के लिए बोलती हूँ। तो उसी अवेयरनेस के चलते और बच्चों को मैं खुद के पर्सनल नंबर प्रोवाइड कराती हूँ ताकि बच्चे मुझसे बात कर सके, कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करें, ना कि किसी हेल्पलाइन के थ्रू। तो बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि मेरा फ्रेंड है, इसने रूम नहीं खोल रहा, अभी फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, झगड़ा हो रहा था, और जैसे ही हम पहुँचे देखा तो उसने हैंग कर रखा था खुद को। तो ये इस तरीके के अगर इंसिडेंट्स होते हैं तो इन्फॉर्म करने के लिए कोई नंबर या किस तरीके से बच्चे आप तक पहुंच सकते हैं? अभी हम इसकी एक हेल्पलाइन भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अभी मैं मेरे खुद के लेवल पे कर रही हूँ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, प्रशासन का या जिनका मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो मेरे लेवल पे और मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं जितना कर सकती हूँ मैं उस लेवल पे कर रही हूँ। मैं अभी तो खुद के ही मैं पर्सनल नंबर्स बच्चों को प्रोवाइड कराती हूँ कि मेरे पास दिन भर बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, किसी की भी समस्या होती है मैं पर्सनली उसको हैंडल करती हूँ, मैं किसी पे भी नहीं छोड़ती इस चीज़। जैसे कि आपने बताया आप एक संस्थान के साथ काम कर रही हैं, आपने एक फाउंडेशन खोला हुआ है, तो कितने सदस्य हैं उसके अंदर काम करने के लिए? देखिए, ये जब मैंने स्टार्ट किया था कोटा में, जिंदगी एक प्राथमिकता फाउंडेशन मेरा एनजीओ है और ये पूरे इंडिया में काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि ये भारत का पहला ऐसा संस्थान है जो आत्महत्या रोकथाम पे काम भी करता है। इससे पहले कभी किसी संस्थान ने आत्महत्या रोकथाम पे काम नहीं किया। मेरा संस्थान रजिस्टर्ड है आत्महत्या रोकथाम के लिए। तो इसमें मैंने धीरे धीरे यहाँ आके अपनी टीम बनानी शुरू की। इसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत सारे मेरे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो एडवोकेट्स हैं और फीमेल्स हैं जो पढ़ी लिखी हैं, तो वो जुड़ी हुई हैं, वो हमारे साथ काउंसलिंग में भी जाती हैं। या हमारे साथ जो मेंबर्स हैं, अभी फ़िलहाल 7 हमारे मेंबर्स हैं जो हम एक्टिव हैं इसमें सुसाइड के लिए। तो मैम आगे मैं जानना चाहूँगी, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे सामने हो रहा है, कोई सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता है, तो किस तरीके से आप उन्हें रोकती हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि अगर हमारे आसपास इस तरीके के इंसिडेंट्स हो तो हम भी उन्हें रोक सकें। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ, ये तो आप भी इतना तो समझ ही सकते हैं कि कोई भी चीज़ विचारों से शुरू होती है और विचारों पे ख़त्म हो जाती है। हमें किसी को बदलना है तो हम उसको मार पीट नहीं सकते, हम डांट नहीं सकते, हम उसका हाथ पकड़ के नहीं खींच सकते। लेकिन हमें किसी को बदलना है तो हमें उसके विचारों को बदलना होगा, हमें उसमें अपने विचार ट्रांसफ़र करने होंगे। और विचारों में ही शक्ति होती है कि कुछ भी आप कर सकते हो उनसे। तो हम अपने विचार जो है पॉजिटिविटी जीवन के लिए, तो हम वो पॉजिटिव चीज़ें बच्चों को बताते हैं, उनको जीवन में पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं और टाइम टू टाइम उनसे मिलना, उनसे कांटेक्ट में रहना, उनको जीवन के बारे में बताना कि आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग जो भी करने आए हैं, तो सिर्फ यही एक लाइफ नहीं है, इससे ऊपर भी लाइफ है। आप बहुत सारे प्रोफेशन, आज अपने टीचर्स को देखिए कि जो आपके टीचर्स आज आपको पढ़ाते हैं, तो यदि ये डॉक्टर या इंजीनियर जो आपको सिखाते हैं, ये क्यों नहीं बने डॉक्टर या इंजीनियर? तो जो इंसान, हर इंसान की एक क्वालिटी होती है, अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से इंसान अपना करियर चुनता है। हमारे दिमाग में बचपन से ये बिठा दिया जाता है, फिर यहाँ आके हम बेड़ चाल का हिस्सा हो जाते हैं। हमें बता दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कि मेडिकल और इंजीनियरिंग, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो बच्चा इसके आगे सोच नहीं पाता। जैसे सिलेक्शन नहीं होता या जैसे बच्चे को लगता है कि मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो डिप्रेशन में आ जाता, वो सुसाइड कर लेता। वो ये नहीं सोचता कि मुझे टीचर बनना है, कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ, कि आज मुझे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्यों ना मैं उनकी जगह लूँ, मैं क्यों डॉक्टर इंजीनियर बनूँ, मैं एडवोकेट बन सकता हूँ, मैं टीचर बन सकता हूँ, मैं आर्मी में जा सकता हूँ, मैं IAS कर सकता हूँ, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चा उनके बारे में क्यों नहीं सोचता? तो आज हमारे जो समाज की जो कुंठित ये मानसिकता है ना, यही कारण है कि हम बच्चे आज इतने छोटे बच्चे 14-15 साल के जो जीना नहीं शुरू करते, उससे पहले सुसाइड कर लेते हैं। ईशा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि
सुसाइड तो बढ़ ही रहा है कोटा में, लेकिन अपराध भी उसी गति से बढ़ रहा है। तो जैसे कि अगर पेरेंट्स अलग लेके रहकर कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो क्या एक अपराध का बढ़ना भी वही कारण है? देखो, अपराध का बढ़ना और कोचिंग, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक तो हैं ही। क्योंकि आप देखिए, बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, उन पे कोई, सबके पेरेंट्स साथ नहीं रहते, उन पे कोई प्रेशर नहीं होता किसी भी चीज़ का, कि बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं होता कि घर में हम कुछ भी गलत चीज़, कोई काम बाहर करके आते हैं तो हमें ये डर होता है कि पेरेंट्स मारेंगे, उनको पता लग गया तो ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये डर होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो डर खत्म हो जाता है और बच्चा कहीं ना कहीं गलत संगत में पड़ जाता है, गलत चीजें करने लग जाता है। यहाँ कोई डांटने वाला नहीं होता और यहाँ तो लोग बैठे हुए हैं इस चीज के लिए कि बच्चा गलती करे और हम उसको कैप्चर करें, कैसे हम उसको मिसयूज करें बच्चे को। तो ये चीजें भी बहुत सारी सामने आ रही है निकल के। यहाँ पे इलीगल बहुत सारे बच्चों से काम कराए जाते हैं, तो उसके लिए देखो प्रशासन को कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा, प्रशासन को इस पे कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हॉस्टल संचालक भी जिम्मेवार हैं कि वो इलीगल तरीके से अपने हॉस्टल चलाते हैं, बच्चों की आईडी प्रूफ नहीं लेते हैं, उनके यहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी आईडी प्रूफ वो नहीं लेते हैं। देखो, ये तो है ही, इसमें तो मैं मानती हूँ कि इसमें पूरा प्रशासन जिम्मेदार है जी। जब जैसा राजा वैसी प्रजा। यहाँ आप प्रशासनिक अधिकारियों को देख लीजिए, जैसा प्रशासन है, आपने कोई गाइडलाइन नहीं बना रखी। आप मुझे ये बताइए, आप एक सर्वे कीजिए और आप मुझे बताइए कितने हॉस्टल रूल्स में, हॉस्टल एक्ट्स में रजिस्टर्ड है। आप मुझे ये बताइए, एक भी हॉस्टल नहीं मिलेंगे रजिस्टर्ड। मैंने एक हॉस्टल एसोसिएशन से एक लिस्ट मांगी थी कि यहाँ पे कितने हॉस्टल्स हैं, ताकि हम हॉस्टल वाइज हम शॉर्ट लिस्ट करके उन हॉस्टल्स में जाएं, काउंसलिंग करें। जो राजीव गांधी नगर में हॉस्टल्स है, एक शॉकिंग लिस्ट मेरे पास आई, उसमें सिर्फ 354 हॉस्टल की लिस्ट उनके पास थी, और जबकि राजीव गांधी नगर में हजारों हॉस्टल चलते हैं और उनके पास लिस्ट 354 की थी। तो ये सोचने का विषय है कि हम प्रशासन सब अंधे हो गए, कोई देखना ही नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ईशा जी, बात चल रही है हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल में मिलने वाला खाना, मेस में मिलने वाला खाना बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का खाना मिलता है, उन्हें दाल अच्छी नहीं है, बहुत बार स्टूडेंट शिकायत भी करते हैं हॉस्टल संचालकों कि खाना अच्छा नहीं है। तो उस विषय पर आपका क्या कहना है, किस तरीके से? देखो, इस चीज़ को मैं दो तरफ से देखती हूँ। एक तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। एक हॉस्टल में ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेट के बच्चे हैं, अलग अलग, कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सब अलग अलग स्टेट के बच्चे एक हॉस्टल में ही रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। कल्चर के हिसाब से देखें और खाने के हिसाब से देखें तो हर स्टेट की अपनी एक क्वालिटी है खाने के हिसाब से। तो वो तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हर बच्चे की पसंद का एक दिन उसकी पसंद से खाना बने, फिर वो सब बच्चों को वो ये पंजाबी खाना बन गया तो जो महाराष्ट्रियन है उसको पसंद नहीं आएगा, महाराष्ट्रियन बन गया तो पंजाबी को पसंद नहीं आएगा, ये बन गया तो उसको पसंद नहीं आएगा। तो खाने के मामले में शायद हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन खाने की क्वालिटी के मामले में हमें ध्यान देने की जरूरत है। खाने की क्वालिटी में मैं आपको बताऊं, बड़ा शॉकिंग सा था। अभी 4-5 दिन पहले एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आया कि उनके खाने में कीड़े थे। मैं आपको दिखाऊंगी मैसेजेस कि बच्ची का मैसेज आया कि दीदी हमारे खाने में कीड़े थे और हॉस्टल वाले मानने से इनकार कर रहे हैं इस बात को। तो ये बड़ा शॉकिंग, और उनको इतना डरा दिया गया। एक्चुअली मैं आउट ऑफ कोटा थी उस दौरान जब बच्चों का मैसेज आया था, मैं दिल्ली गई हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि आप वीडियो बनाएं या आप वो करें, तो उन्होंने वीडियो तक बनाने का मौका नहीं दिया बच्चों को। तो उनको एक तरीके से बच्चों को हॉस्टल में डरा के धमका के भी रखा जाता है। हाँ, बिल्कुल बच्चों को डरा धमका के हॉस्टल की चीजें बाहर नहीं आ पाती। बहुत सारे अपराध जो है वो डराने या धमकाने से ही बढ़ता है कहीं ना कहीं, कि आप किसी को ज्यादा डराओगे, धमकाओगे तो वो चीज छुप के करेगा। वो बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये चीज अपराध से, सुसाइड से जुड़ी हुई है। देखो क्या होता है, बच्चे जो है ना वो बच्चे ही होता है जी। वो आपके हॉस्टल में रहते हैं, आप उनको अपने हिसाब से, एक घर में जब बच्चा रहता है, हम 2 बहन भाई हैं, तो मम्मी यदि कोई सब्जी बनाती हैं और वो बोलती है कि ये सब्जी, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, हाँ वाह मेरी पसंद से बन गई। लेकिन मेरा भाई बोलता है कि मम्मी छी, ये भी कोई सब्जी है। तो जब एक माँ बाप 2 बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो पूरे हॉस्टल में तो 100 बच्चे हैं, तो उनको नहीं किया जा सकता। लेकिन क्वालिटी हमें मेंटेन करनी चाहिए, उनकी सेहत के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और हमें, आज हम बच्चे को खुश नहीं कर पाए, चलो उसकी पसंद से खाना नहीं है, अगले दिन उसकी पसंद से खाना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हॉस्टल को भी और थोड़ा बच्चों को भी, दोनों को एडजस्ट करके चलना चाहिए। लेकिन खाना एक समस्या नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं आप देखिए कि यहाँ ड्रग्स
मैं बहुत सारे मैटर्स इन दिनों में देख रही हूँ। ड्रग्स इलीगल हॉस्टल्स में प्रोवाइड किया जाता है, प्रशासन चुप है, सब चुप है, सबके सामने मैं खुद ये समस्या लेके गई हूँ, लेकिन सबने मानने से इनकार किया। जी, कम उम्र का बच्चा भी, जैसे कि आपने बात की ड्रग्स की, तो स्मोकिंग कर रहा है, नशा ले रहा है, बिल्कुल। तो ये सब चीजें हॉस्टल से छुप के की जा रही है, हॉस्टल संचालक से छुप के की जा रही है। नहीं, ये हॉस्टल संचालक की आंखों के सामने हो रही है ये चीजें, उसके बाद भी कोई रोक उसके बाद भी कोई रोक टोक नहीं है। तो हॉस्टल्स तो अवेलेबल कराते हैं। एक बच्चा मैंने ऐसा भी देखा कि जिसको रात को 2 बजे तलब उठी कि मुझे सिगरेट पीनी है और सिगरेट कहाँ से लाऊं, तो हॉस्टल वाले को फ़ोन किया। जो सिगरेट 10 रुपए में मिलती है, हॉस्टल वाले ने रात के 2 बजे का फ़ायदा उठाया, बच्चे का फ़ायदा उठाया और वही 40 रुपए में उसको दी। ये हॉस्टल्स के हालात हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है ये इस पर रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है? गाइडलाइंस बने, इस पे कमेटी बने। अभी लेटेस्ट में हाई कोर्ट ने एक अपना इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसमें भी हाई कोर्ट ने भी बोला है कि एक कमेटी बनाई जाए। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है कि एक कमेटी बनाई जाए, तो एक कमेटी से कुछ नहीं होता, क्योंकि 1.5-2 लाख यहाँ पे बच्चे हर साल आते हैं पढ़ने के लिए, तो उस कमेटी से कुछ नहीं होता। एक कमेटी कुछ नहीं कर सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखिए कि आप कितना मिसगाइड किया जा रहा है, कि हाई कोर्ट को भी मिसगाइड किया जा रहा है। हाई कोर्ट के सामने एग्जैक्ट फिगर नहीं रखे जा रहे हैं जी, समस्याओं को एग्जैक्ट रखा ही नहीं जा रहा। उनको जो रेशो है वो सुसाइड 3 होते हैं दिन के, और बताया जाता है 3 दिन के 1। तो ईशा जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरीके के कामों से, इंसिडेंट से कोटा का नाम खराब हो रहा है? स्टूडेंट्स जो बाहर से यहाँ पर पढ़ने आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार सोचते हैं आने के लिए कि हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमारा बच्चा सेफ है या नहीं है। देखो, कोटा का नाम जो खराब हो रहा है वो स्टूडेंट्स से नहीं, कोटा के लोगों की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पैसा कमाने के चक्कर में गलत चीज़ों को यदि बढ़ावा देते हो, तो आप कहीं ना कहीं उन रिजल्ट्स के लिए भी फिर तैयार रहना चाहिए आपको। बच्चे बाहर से आते हैं, बिल्कुल उनके अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इवन मेरा एनजीओ है वो बाहर भी काम कर रहा है। अभी हमने लखनऊ में भी काम शुरू किया है। हम बच्चों को स्कूल लेवल से ही हम मोटिवेट करना शुरू कर दिया हमने, कि कैसे हम, आप कोटा जाए या कहीं भी जाए तो अपने बच्चों को लेके क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है, बच्चों के साथ रहना है, अकेले नहीं छोड़ना, क्या करना है। तो मतलब ये सुसाइड, अपराध जैसे काम है, इन्हें हम क्या पेरेंट्स बच्चों के साथ रहकर कम कर सकते हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स की नज़र में बच्चा रहता है, कम से कम वो इन चीज़ों में तो नहीं पड़ेगा, कम से कम तो नहीं इन चीज़ों में। ईशा जी, मैं कुछ ऐसा इंसिडेंट्स आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आपने देखा हो सुसाइड से संबंधी या फिर किसी भी अपराध से संबंधित? एक्चुअली मेरी नॉलेज में एक ऐसा मैटर है जिसकी मैं पर्सनल में उसके विटनेस हूँ जी, कि मुझे, और मेरे लिए शॉकिंग था और बड़ा दर्दनाक था कि 9 बच्चियाँ, उन्होंने लिखित में एक शिकायत, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि दीदी हमारे साथ ये परेशानी है, आप एक बार आइए। तो मैं उन बच्चियों से मिलने गई तो मुझे ऊपर हॉस्टल में नहीं जाने दिया गया। तो बच्चियाँ आई नहीं, मैंने अपना रेफरेंस दिया और मैं जब ऊपर गई बच्चों के पास, 9 बच्चियों ने लिखित में कलेक्टर के नाम एक वो कंप्लेंट दी मुझे। उस कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास है अभी भी। तो कंप्लेंट दी उन्होंने बच्चियों ने, और उस कंप्लेंट में बताया कि कैसे हॉस्टल वाले हम गर्ल्स के रूम्स में आ जाते हैं कि हमें आपका वॉशरूम यूज़ करना है जी, आप थोड़ी देर बाहर चले जाइए, अच्छा, आप ये कर दीजिए। वहाँ हॉस्टल का जो लेबर स्टाफ है वो लड़कियों को लेके आते हैं बाहर से, और जो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां उनको बाहर कर देते हैं कि हमें आपका कमरा यूज़ करना है। तो ये शर्मनाक बात है हमारे लिए, बहुत शर्मनाक बात है। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात ये है कि एक प्रशासनिक अधिकारी जिसके सामने ये समस्या जाती है और वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, और ये सबसे शर्मनाक बात है। तो आपको क्या लगना चाहिए, प्रशासन को किस तरीके से हरकत में आके एक्शन लेना चाहिए? प्रशासन को खुद भी इस चीज़ के लिए कम से कम, आप यदि कोई गाइडलाइन नहीं बना पा रहे, यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो कंप्लेंट्स आ रही है उन पे तो आप एक्शन लीजिए। उन पे तो आप एक्शन लीजिए कि ये सही भी है या नहीं है। आपने क्या एक्शन लिया ये बताइए। तो हम ये माने कि अगर कोई लड़की बाहर से यहाँ पर पढ़ने आती है तो वो सेफ नहीं है? वो बिल्कुल सेफ नहीं है। बाहर से आने वाली लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। किसी के रिलेटिव यहाँ रहते हैं या किसी के कोई नॉन यहाँ पे रहते हैं, पेरेंट्स साथ में रहते हैं, तो उनको हम थोड़ा सेफ मान सकते हैं, अदरवाइज बाहर की लड़कियों को हम सेफ नहीं मान सकते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, किस तरीके से एक स्टूडेंट्स रहे और किस तरीके से अपने मानसिक तनाव को कम कर सकता है, किस तरीके से अपराध से बच सकता है? देखो, बच्चों को यही है कि कहीं ना अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छी संगति को फॉलो करना चाहिए। बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहीं ना कहीं जो मोटिवेशनल किताबें भी पढ़नी चाहिए, उस पढ़ाई से थोड़ी देर के लिए बाहर आके
इनफैक्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिसने स्वामी विवेकानंद को पढ़ लिया वो कभी लाइफ में सुसाइड के बारे में नहीं सोच सकता। और मैंने ये सोचा भी था, बट मुझे प्रशासन ने परमिट नहीं किया। मैंने ये सोचा था हर हॉस्टल में मैं एक बुकलेट्स जिसके 2-2 रुपए की चार्जेस हैं वो भी मैं सब अफोर्ड करने वाली थी। तो ये सोचा था कि 2-2 रुपए की वो बुकलेट्स जो स्वामी विवेकानंद की जो जीवनी है उसको मैं छपवाऊँ और बच्चे की टेबल पे हर रूम में रखवाऊँ, ताकि क्या होता है बच्चा जब फ्री होता है ना तो वो सोचता है कि ये क्या है, चलो पढ़ के देखते हैं। तो पढ़ेगा, उस चीज़ को पढ़ेगा तो बहुत इफेक्टिव है, बहुत असर करेगी। ईशा जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि आजकल का जो फैशन का दौर है, आजकल जिस तरीके से एटमॉस्फेयर अपने आसपास की नशा एक तरीके से आजकल का फैशन है, हर बंदे मतलब जो भी बच्चा है हर तरीके से देखता है कि हम ये नशा कर रहा है तो मुझे भी नशा करना है, मुझे स्टैंडर्ड मेंटेन करना है अपना, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। देखिए कहीं ना हर हम दुकान के बाहर देखते हैं या जो सिगरेट गुटके तंबाकू बेचने वाली थड़ी पे हम देखते हैं, आपने देखा होगा निकलते हुए। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इस चीज में इन्वॉल्व हैं। मैं तो बड़ा देखती हूँ इन चीज़ों को कि क्योंकि मैं एक लीगल पर्सन हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मेरी नज़र हमेशा कानून पे जाती है, कानून के दायरे में क्या है इस चीज़ पे जाती है। तो मैं जब भी निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ हर थड़ी जो गुटखा बीड़ी सिगरेट ये बेचती हैं उसके बाहर लिखा होता है कि 18 साल से कम आयु के लिए कि जो बेचेगा वो दंडनीय अपराध है। तो जब बेचने वाले के लिए दंडनीय अपराध है तो खरीदने वाले के लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं है खरीदने वाले के लिए। ईशा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बच्चा है वो अगर पढ़ाई के लिए आता है तो वो किसी हॉस्टल को देख के नहीं आता है, वो एक कोचिंग के लिए आता है कि उसे किस बड़ी कोचिंग में अपनी पढ़ाई करनी है। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर वो सुसाइड करता है या किसी भी अपराध की तरफ बढ़ता है तो एक कोचिंग संस्थान कितना जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? देखो टोटली मैं ये मानती हूँ कोचिंग संस्थान ही जिम्मेदार है। आप ये देखिए कि एक छोटी सी कंपनी है गुटखा बनाने वाली, शराब बनाने वाली या तंबाकू बनाने वाली, जो भी कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है जो सेहत के लिए हानिकारक है, वो कंपनी भी रजिस्टर्ड होती है किसी ना किसी एक्ट में, कंपनी एक्ट में या जो भी है उसमें रजिस्टर्ड होती है, और उसके बाद वो टैक्स भी पे करते हैं उस चीज़ का, और उस पर वो कानूनी लायबिलिटी में भी आते हैं जी। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट किस लायबिलिटी में आते हैं ये मुझे आज तक पता ही नहीं लगा। यहाँ पे आने के बाद जी। मैंने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च भी किया, काफ़ी जानकारी हासिल की, लेकिन यहाँ सब खुलेआम चल रहा है, यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी भी चीज़ का, करोड़ों अरबों का बिल्कुल रेवेन्यू है ये, और करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री चल रही है और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये भी एक सोचने का विषय है, इसको भी कानून के दायरे में लाना चाहिए। इस पे भी बाकायदा हमारी संस्था इस पे काम कर रही है और जल्दी हम एक सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल करेंगे, PIL हम एक लेके जाएंगे ताकि ये चीज़ें इसके दायरे में आए, प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी समझे, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपनी जिम्मेदारी समझे। आप देखिए कि एक शराब बनाने वाली कंपनी, गुटखा बनाने वाली कंपनी ये इंस्ट्रक्शंस के साथ बेचती है, उसके फायदे नुकसान बता के बेचती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुटखे खाना शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ये सब बता के बेचती है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जब आप एडमिशन के लिए आप जाते हैं, आप जाइए, खुद जाइए, एक डेमो ले लीजिएगा, आप खुद जाइएगा, तो आप वहाँ एडमिशन के लिए जाएंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि हमारे यहाँ टॉपर्स इतने रहे, इतने स्टूडेंट टॉपर रहे, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ इतने स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया या कि आप एक सेकंड रुकिए, आप एडमिशन ले रहे हैं, आप ये पढ़िए पूरे इंस्ट्रक्शंस, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं आता कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें हैं जी। उसमें कहीं ये नहीं है कि हमारे यहाँ इतने बच्चों ने टॉप किया तो इतने बच्चों ने सुसाइड भी किया, क्यों नहीं आप बताते हैं? आप बताओ ना उस चीज़, क्यों नहीं बताते आप पेरेंट्स को ये बातें? तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि होना भी चाहिए। अभी देखो अभी चुनावी माहौल है और भारतीय लोकतंत्र में ये चीज़ें चल रही है, अब तो बहुत ये भी चुनाव आयोग ने भी ज़रूरी कर दिया है कि जब नेताओं को इस दायरे में ले आएगा जिस पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो वो पूरा बाकायदा एक विज्ञापन के थ्रू आप पब्लिक को ये बताएंगे कि हम पे ये केसेस हैं, इसमें हम जमानत पे बाहर है, इसमें हम पे चार्ज फ्रेम हुआ है, हमें ये सजा हुई थी, इसमें ये हुआ था, वो हुआ था, वो पूरा उनको ब्यौरा देना पड़ेगा बाकायदा विज्ञापन के। पहले आप नॉमिनेशन में ये चीजें इंक्लूड कराते थे, फिल करते थे, वो मैंडेटरी था, लेकिन अब विज्ञापन के थ्रू करना पड़ेगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों नहीं कर सकते ये चीजें? उनको भी करना चाहिए, इसके लिए भी कोई
ना कोई जिम्मेदारी इनके ऊपर तय होनी चाहिए। ऐसे कब तक चलेगा? और जो बच्चा स्ट्रेस में रहता है तो स्ट्रेस आउट करने के लिए कोचिंग संस्थान को भी क्या कुछ आयोजन करने चाहिए कि बच्चा फ्री रहे, दिमाग से मानसिक संतुलन उसका सही रहे, ज़्यादा? देखो, आप stress किसी में ना सेलिब्रिटी को बुलाते हैं या आपको लगता है कि आप ऐसा कर रहे हैं वैसा, आप किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, अपने फायदे के लिए बुला रहे हैं। आप सभी बच्चों को एक छत के नीचे इकट्ठा करके यदि आप किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराना है। फेम के लिए आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन के फेम के लिए कर रहे हो, वो सब बच्चों के लिए आपने क्या किया? बच्चों के लिए आप कुछ नहीं करते। इवन बच्चों की यहाँ तक शिकायतें आती, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो हमें क्लास के अंदर ये बोलते हैं कि हम यहाँ के किंग हैं। तो मैं तो शॉक्ड रह जाती हूँ, एक बच्चे को आप क्या बताना चाह रहे हो कि आप किंग हैं तो बच्चा यहाँ बोल नहीं सकता कुछ भी। बिल्कुल। तो ये बड़ा सोचने का विषय है। एक जैसे मैं ये भी रखना चाहूँगी बात कि कोचिंग की गाइडलाइंस बनी हुई है बाकायदा कि यदि कोई बच्चा कोचिंग के लिए आया है और महीने 2 महीने में बच्चे को लगता है, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पूरे साल की फीस एक साथ डिपॉजिट कराते हैं। यदि बच्चे को लगता है 1 महीने में 2 महीने में कि मैं नहीं कर पा रहा मेडिकल इंजीनियरिंग, तो बहुत अच्छा डिसीजन है बच्चे का कि उसको अभी से लगे मैं नहीं कर पाऊंगा और वो क्विट करना चाहता है, वो अपने घर जाना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है। बच्चे के सामने मैंने ये देखा है कि ये प्रॉब्लम आती है कि उसकी फीस रिफंड नहीं करते, ये डिपॉजिट हो चुकी है। हाँ, और ये फीस रिफंड नहीं करते फिर। तो ऐसे मेरे पास 3 मैटर्स आए हैं, बाकायदा मैं प्रशासन के पास भी गई हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन प्रशासन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया इस पे। बाकायदा मैंने मेरे खुद के टर्म्स पे तो मैंने फीस रिफंड बच्चों की कराई है, 2-3 बच्चों की। लेकिन मैं क्यों, प्रशासन क्यों? आप गाइडलाइंस बनाइए ना, बच्चे को कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, बाहर का बच्चा है, उसको क्या पता कौन कलेक्टर है, कौन एसपी है, कौन यहाँ पे एसएचओ है, कौन अधिकारी है, कौन एडीएम है, कौन एसडीएम है। बच्चे को क्या लेना देना? क्यों पढ़े बच्चा, क्यों उलझे इन चीज़ों में? तो आपको उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक छत के नीचे लेके आना चाहिए। इनफैक्ट 1 से 2 महीने का ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। या फिर यदि आप फीस रिफंड नहीं करना चाहते, अच्छा ये बच्चों को ये और बोलते हैं, बच्चे जब जाते हैं तो फीस रिफंड के लिए तो ये बोलते हैं कि आपने हमारे टर्म कंडीशन क्यों नहीं पढ़े? टर्म कंडीशन में है कि हम फीस रिफंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं पढ़े? अरे बच्चा है, वो कोई कानून का ज्ञाता तो है नहीं। जी बिल्कुल। वो तो टर्म कंडीशन क्या पढ़ेंगे, उनको ये थोड़े ना पता था कल चल के ये समस्या होगी। आपको उसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, आपको इतना नहीं करना चाहिए। आप गवर्नमेंट को या आप ऐसे लोगों को जहाँ से आपको फायदा हो रहा है उनको आप करोड़ों रुपए डोनेट कर देते हैं, लेकिन एक गरीब बच्चे की आप फीस रिफंड नहीं कर सकते। और जब वो फीस रिफंड नहीं होती है तो एक प्रेशर तभी बन जाता है बच्चे पर कि हाँ अब उसे पढ़ना है, इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना है और यही जो चीज़ के लिए उसने पैसा डिपॉजिट किया है वही कोर्स करना है। बिल्कुल, लेकिन बच्चा देखो उन हालातों में ये सोच के पढ़ता है कि मुझे मेरी फीस जो रिफंड नहीं हो रही ना, इसलिए मुझे यहाँ रह के पढ़ना पड़ रहा है। बच्चा पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ उस फीस जो है ना उसको पूरी करता है वहाँ पे, अदरवाइज बच्चा नहीं पढ़ता। एक गरीब बच्चा अगर उसके माँ बाप है वो पैसा उधार करके किसी भी तरीके से बच्चे की फीस, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जी, फीस डिपॉजिट करते हैं और अगर फीस रिफंड नहीं होती है तो फिर बच्चे पे एक प्रेशर वो बन जाता है कि पेरेंट्स की उम्मीदों पे उसे खरा उतरना है। बिल्कुल। फीस रिफंड नहीं हुई है, उसे हर हालत में पास होना है। बिल्कुल ठीक है। और अगर फिर वो पास नहीं हो पाता है तो ये इस तरीके के कदम उठाना, सुसाइड जैसे, तो ये क्या ये चीज भी एक इसी चीज से जुड़ी हुई है कि अगर फीस रिफंड नहीं होती तो बच्चे की आत्महत्या के कारण बढ़ जाते हैं? बिल्कुल बढ़ जाते हैं। मैंने बताया ना, मैंने 3 ऐसे बच्चों को बचाया है। जी जी। 3 ऐसे बच्चों को बचाया है जिसके लिए खुद जिनके थ्रू मैंने बचाया है वो खुद मतलब पुलिस ऑफिसर्स थे, एसएचओस थे, उनकी जितनी चलती थी, उनका जो जुरिस्डिक्शन था, उनके खुद के बिहाफ पे उन्होंने फीस रिफंड करा के उन बच्चों को बचाया है। प्रशासन ने उस पर एक्शन नहीं लिया। अगर अपनी इतनी अप्रोच नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पुलिस अधिकारियों से इनसे लाइजन नहीं हो या उनसे अच्छा बिहेव ना हो हमारा, तो हम बिल्कुल नहीं बचा पाते उन बच्चों को। तो उन 3 बच्चों को मैंने इसीलिए बचा पाई कि मुझे सपोर्ट मिला पुलिस का जी। और मैंने ये देखा है पुलिस फिर भी सपोर्ट कर देती है लेकिन प्रशासन सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं सब इन्वॉल्व हैं, अच्छा खासा पैसा प्रशासन को जाता है, तो कोई नहीं करेगा इस पर एक्शन, कोई लेगा नहीं। अदरवाइज आप एक सर्वे करिए और आप देखिए कि गाइडलाइंस कहाँ कहाँ फॉलो हो रही है जी। जो प्रशासन ने गाइडलाइंस बना रखी है वो कहाँ कहाँ फॉलो हो रही है, कहीं फॉलो नहीं हो रही। सब धज्जियाँ उड़ा रखी है इन लोगों ने। बिजनेस करिए, कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी का राइट है कमाना और खाना, हर किसी का राइट है, लेकिन आप उसको किसी की जिंदगी
को आप मौत में बदल के आप बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस नहीं है। कोचिंग भी अभी एक बिजनेस ही हो गया है। अब बच्चे की शिक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं। ऑफ कोर्स सिर्फ बिजनेस, बिल्कुल बिल्कुल पैसा बिजनेस लेना है। बना दिया है। क्योंकि आप ये देखिए कि सीट्स आती है, मान लो साल की 10,000 सीट्स आई जी। है, आप एडमिशन ले रहे हो 1.5 लाख बच्चों के, आपको पता है सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल। आप उसको भेड़ चाल का हिस्सा क्यों बना रहे हो बच्चे को? आप बनाओ भेड़ चाल का हिस्सा, तो कम से कम उनको ये आगे के लिए ये भी अवेयर रखो कि यहाँ सिलेक्शन नहीं होता, बहुत सारे रास्ते बहुत हैं। सारे रास्ते। हम जाते हैं, हम बताते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चों को बताते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी थे जो डॉक्टर इंजीनियर बने और जिनका कोई इरादा नहीं था ये सब बनने का, लेकिन वो बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया, देन फिर IAS IPS बने। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मैं जिनको पर्सनली मैं जानती हूँ, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे। तो कोचिंग पे हमें सबको अवेयर होके काम करना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है उनको भी अपनी लायबिलिटी समझनी चाहिए, सिर्फ बिजनेस इस चीज़ को नहीं बनाना चाहिए। और किसी की ज़िंदगी को आप छीन के और आप उसको बिजनेस कहते हो, तो मैं उसको बिजनेस नहीं मानती हूँ। जी बिल्कुल। तो चलिए मैम, ये तो बात हुई बच्चों के सुसाइड की रोकथाम के लिए किस तरीके से उन्हें रोका जा सकता है। आप इस क्षेत्र में 2 साल से हैं जी। तो सबसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अब कि आप बेसिकली है कहाँ से? मैं बेसिकली हरियाणा की रहने वाली हूँ जी। और दिल्ली के जो बिल्कुल नियर मेरा होम टाउन है रेवाड़ी, मैं वहाँ से हूँ, बिलोंग करती हूँ। और मेरे भी बचपन से कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि मेरे घर में मेरी बड़ी सिस्टर थी जिसकी डेथ हुई, और उसके बाद से मेरा पूरा परिवार बिखर गया था एक तरह से। तब से दिमाग में कहीं ना कहीं मैं भी इस लेवल पे कहीं ना कहीं खुद को मानती थी कि मैं भी सुसाइड पे पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ। तो इतना डिप्रेशन मुझे लगता था। देन फिर धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर निकली और यूं लगने लग गया था कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना है, कुछ हटके ऐसा करना है कि जो दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। और फिर देखो, मैं जब जॉब में थी तो मेरे सामने न्यूज़पेपर आया और मैंने वही चीज़ें देखी जो मैं देखना चाहती थी, और फिर उस पर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि मैं उस पर कैसे काम करूँ, और मैंने उस पर शुरू कर दिया काम। और आज बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है इस चीज़ पे कि कम से कम मैं जब वहाँ दिल्ली से यहाँ आई थी तो मैं ये सोच के आई थी कि यदि मैंने किसी एक बच्चे की भी ज़िंदगी बचा दी तो मैं अपने आप को बहुत मतलब अचीवमेंट मानूंगी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अच्छा लगता है कि मैंने 13 बच्चों की ज़िंदगी बचाई, और अब ये आदत हो गई। अब सोचती हूँ पता नहीं कितने बच्चों की ज़िंदगी बचाऊँ कि शायद कोई सुसाइड ही ना करे। ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया। और इस क्षेत्र में मैं जानना चाहूँगी मैम आपसे, एक महिला होते हुए किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? एक्चुअली महिला होना ही अपने आप में एक परेशानी है सबसे बड़ी इस समाज के लिए। आप खुद एक महिला है, आप समझती होंगी कि आप जब स्टूडियो से बाहर जाते होंगे आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे। तो ऐसे ही मैं भी एक महिला हूँ, भले ही मैं आज कदमों से कदम मिला के जेंट्स के साथ बैठती उठती हूँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, ऑफिस में। हाँ बिल्कुल, भले ही जेंट्स के साथ उठते बैठते हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चैलेंज कि मैं एक फीमेल हूँ वो हमेशा मेरे सामने रहे हैं वो चैलेंज, और मेरे नहीं दुनिया की हर लड़की के सामने रहे हैं ये चैलेंजेस। और कोटा में आने के बाद तो बड़ी चुनौतियाँ मुझे फेस करने को मिली, लेकिन ठीक है, चुनौतियाँ ही हैं तो फेस तो करनी ही है पूरी ज़िंदगी भर। एक कोटा का एक उसको चाहे आप जुमला कहे या बड़ा याद आता है कि लोग बोलते हैं कि मैडम आपको पता नहीं है हमने चंबल का पानी पिया है। हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। तो पहले मैं सोचती थी ऐसा क्यों बोलते हैं हम, फिर मैंने चंबल के बारे में पढ़ा काफी जी। अच्छा, मैंने कहा पहली भारत की ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, एक तो लोग तो उल्टे होंगे ही एक मैंने कहा चंबल में डाकू वाकू का ज्यादा सुनने, चंबल के डाकू बड़े फेमस थे तो मैंने कहा असर इन पे भी आ गया। तो एक ने तो बड़ा मुझे चैलेंज तक किया था कि मैडम आपको पता नहीं है कि हमने चंबल का पानी पिया, आप किससे पंगा ले रहे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी एज कितनी है? बोले 30 साल हो गई मेरी एज। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, 30 साल ये और 1 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा 1 साल से मैं कोटा में रह रही हूँ तो चंबल का पानी मैं भी पी रही हूँ। तो मैंने कहा 31 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया चंबल का। सही बात है। तो बड़ा, जब मुझे इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है तो बच्चों को कितना करना पड़ रहा होगा, ये मैं कई बार सोचती हूँ। ये तो चलो हम मजाक में कर रहे हैं बात, लेकिन यदि इसको सीरियस लिया जाए तो बच्चे बड़ा डरे सहमे यहाँ पे रहते हैं। मैम 2 साल से आप कोटा में, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगी? पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे है कि कोटा में स्टूडेंट्स आते हैं,
पढ़ने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मुंबई में लोग जाते हैं अपने सपने पूरा करने के लिए, माया नगरी, तो ऐसे कोटा में बच्चे आते हैं शिक्षा नगरी। तो जैसे मुंबई में आए दिन हम सुनते हैं कि आज उस मॉडल ने सुसाइड कर लिया, आज उसकी डेथ हो गई, आज उसकी हत्या हो गई। तो ऐसे ही कोटा में आए दिन हम ये चीजें सुनते हैं कि आज उस स्टूडेंट ने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। तो ये एक्सपीरियंस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को मतलब मोटिवेट करने में कैसे हम कामयाब हुए और कैसे हम आगे क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ही मिला के, और वैसे तो इंसान की लाइफ ही पूरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस, कितने भी लेते रहो, ये तो एक समुद्र है, कितना भी मोती उठा लो आप जी, तो एक्सपीरियंस भी एक मोती ही होता है, तो चलता ही रहेगा ये तो लाइफ में। चलिए ईशा जी, आप यहाँ पर आई और इतना महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स को आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही संदेश है, यही एक मैसेज है कि हर हाल में ज़िंदगी को चुनो, ज़िंदगी जिंदाबाद, लव यू ज़िंदगी, ज़िंदगी से प्यार करो, ज़िंदगी से 2 कदम आगे रहो, ज़िंदगी को ये बताओ कि हम आपसे आगे हैं, ज़िंदगी के पीछे मत चलो कभी भी, ज़िंदगी के आगे चलो, ज़िंदगी आपके साथ चलेगी फिर तो। और मौत को तो कभी चुनो ही मत, मौत की तरफ तो कभी देखो ही मत, तो आप देखना ज़िंदगी फिर आपसे कितना प्यार करेगी। तो हर हाल में पॉजिटिव रहें, अपने सपनों को पूरा करें। सपना आपका मेडिकल या इंजीनियर नहीं है, आप इसके लिए आए हैं, होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप किसी एक को चुनो जी। आप देखिए हमारे सामने इतने एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, सेलिब्रिटीज़ को आप देखिए। एक टाइम था जब बड़ी सुंदर लड़कियां जो होती थी वो मॉडल होती थी, और बहुत सुंदर लड़कियां हीरोइन होती थी, एक्ट्रेस होती थी, एक्टर जो होते थे बहुत हैंडसम होते थे। लेकिन आज आप देखो, आज टैलेंट को देखा जाता है, ना कि उनकी सुंदरता को देखा जाता। आज देखो किसी भी सेलिब्रिटी को उठा लो, किसी में कोई सुंदरता वाली बात नहीं है, लेकिन आज इतने पॉपुलर भी हुए हैं लोग। ओमपुरी साहब देखो, उनके चेहरा देख के कोई खाना नहीं खा सकता था लेकिन उनकी आवाज़ को आज अमिताभ बच्चन साहब देखो, और भी बहुत सारे, राजपाल यादव, जो ऐसे, जॉनी लीवर देखो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सुंदर नहीं थे, लेकिन देखो उन्होंने बिल्कुल तरक्की की। तो इंसान की जो सुंदरता, उसकी काबिलियत, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सुंदर है और काबिल है, वो तो एक प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन आप सुंदर नहीं और उसके बाद काबिल हो, बहुत बड़ी बात है वो। तो चलिए, इस टॉक शो में बस इतना ही। आज हमें ईशा जी ने बताया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नमस्कार। देखिए STN की खास चर्चा, STN टॉक शो, सिर्फ STN टुडे पर।